वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवल चैप्टर 26। फिनिया ने अचानक ऊपर देखा जब उसने सुना कि प्रोफेसर सॉन्गवुड उसमें इंटरेस्टेड है। बुआ अभी अभी डिनर से लौट कर आई थी। उसने दोहराया कि सॉन्गवुड ने उससे कहा कि वो फिनिया के साथ एक मीटिंग अरेंज करे। ये कहकर बुआ ने बियर कैन उठाई और खोलने लगी। बुआ ने टीजिंग अंदाज में कहा कि डॉक्टर फिन हमेशा चार्मिंग लगती है और बिना कुछ कहे ही उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लिया जाता है। ये सुनकर फिनिया ने हल्की शिकन के साथ उसे डांटा और पूछा कि बुआ ने ऐसा क्या कहा जिससे सॉन्गवट ने उसे डिनर पर बुला लिया। बुआ ने तुरंत अपने बचाव में कहा कि उसने कुछ भी खास नहीं कहा, लेकिन फिनिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने टोक दिया कि जब भी उसकी आवाज ऊंची होती है तो इसका मतलब होता है कि उसने कुछ तो किया है। बुआ ने जल्दी से खुद को डिफेंड किया और बताया कि उसने बस इतना कहा कि फिनिया के पास बहुत सारा वैल्यूएबल सामान है। फिनिया ने गहरी सांस ली और कहा कि बुआ हमेशा ऐसा ही करती है। बुआ ने पूछा कि इस बात का क्या मतलब हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो बहस आगे बढ़ती, फिनिया ने सीरियस होते हुए कहा कि अगर बुआ ने एक और बार अपनी आवाज ऊंची की तो वो उसे तब तक किस करेगी जब तक उसकी आवाज सॉफ्ट मोन में न बदल जाए। ये सुनते ही बुआ ने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया। बात वापस डिनर पर आई और फिनिया को समझ आया कि सॉन्गवट ने उसे इसलिए इनवाइट किया क्योंकि उसे लगा कि उसके पास बेचने के लिए कुछ है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके जैसा स्मार्ट पीएचडी होल्डर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेगा। इस पर फीनिया ने झुंझलाकर कहा कि बुआ एक दिन उसे मुसीबत में जरूर डालेगी। फिर उसने पूछा कि और कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं। बुआ ने कंधे उचकाकर जवाब दिया कि नहीं, बस डिनर ही हुआ। फिनिया को यह सुनकर गुस्सा आया कि उसने बुआ को लगभग 2 घंटे सॉन्गवट के साथ डिनर करने दिया और फिर भी उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन बुआ ने सीधा सवाल किया कि वो मीटिंग के लिए जा रही है या नहीं। फिनिया ने साफ कर दिया कि अगर वो जाएगी तो बुआ को उसके साथ चलना होगा। उसे देखना था कि बुआ को पटाने की कोशिश करने वाला वो आदमी वाकई कितना इम्प्रेसिव है। बुआ ने छेड़ा कि हो सकता है सॉन्गवट अपना मन बदलकर फिनिया के पीछे आ जाए। इस पर फिनिया ने उसे चेतावनी दी कि ऐसा सोच ना भी मत कि वो इतनी आसानी से उससे पीछा छुड़ा सकती है। बुआ ने सिर हिलाया और कहा कि उसने कभी किसी को छोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो किसी को रोक भी नहीं सकती। इस बात ने फिनिया को कुछ पल के लिए चुप करा दिया। उसने बुआ को ध्यान से देखा और पूछा कि तो मतलब अगर मैं रहना चाहूं तो रह सकती हूँ। बुआ ने हल्की मुस्कान के साथ दोहराया कि चाहे फिनिया रुके या जाए, वो उसे नहीं रोकेगी। वो ऐसी सिचुएशन में उसका फायदा नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी में किसी और को फिनिया की जगह लेते हुए भी नहीं देख सकती। फिनिया ने ये सुनकर हल्की मुस्कान दी और आराम से काउच पर टिक गई। फिनिया ने नरमी से उसका चेहरा छू लिया, उंगलियां हल्के से किनारे पर टिकाते हुए। बुआ ने धीरे से कहा कि जो भी हो, वो बस चाहती है कि फिनिया खुश रहे। इस पर फिनिया ने हल्की हंसी के साथ पूछा कि वो कैसे जानती है कि वो अब भी खुश नहीं है। बुआ ने गंभीर होकर कहा कि अगर फिनिया यहाँ सिर्फ उस गिल्ट की वजह से है जो उसने उसे लेकर महसूस किया, तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिनिया ने सॉफ्टली जवाब दिया कि हो सकता है गिल्ट हो, लेकिन और भी रीजंस हैं जो इससे बढ़कर है। अचानक बुआ ने हल्की शंका के साथ पूछा कि क्या फिनिया उसकी बैग को घूर रही है। फिर खुद ही हल्का हंस पड़ी। फिनिया ने प्यार से जवाब दिया कि उसकी बैग इतनी खूबसूरत है कि उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बुआ ने उसकी तरफ देखा और कहा कि उसने उसे ऑलमोस्ट उस पुरानी फिनिया को भूलने पर मजबूर कर दिया है जिसने उसे हर्ट किया था, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि उस वक्त उसका मन हुआ था उसे थप्पड़ मारने का, क्योंकि उसने उसे एक फेक केस में फंसाया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद फिनिया ने कबूल किया कि उस समय वो बुआ से जेलस थी। बुआ ने हैरानी से पूछा कि किस बात पर। फिनिया ने समझाया कि उसे लगता था कि प्रोफेसर हमेशा बुआ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, और जब उसने इसका विरोध किया तो प्रोफेसर ने उसकी रिसर्च बुआ को सौंप दी। बुआ ने हल्के संदेह से पूछा कि क्या अब ऐसा कुछ है। इस पर फिनिया ने ईमानदारी से जवाब दिया
कि अब उसकी फीलिंग्स बदल चुकी है। बुआ ने उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या सच में। फिनिया ने बस सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि कर दी। मीटिंग का सीन। फिनिया ने खुद को सॉन्गवुड के सामने बैठा पाया। उसके ठीक बगल में बुआ थी, जो बिना किसी इंटरेस्ट के खाना खा रही थी। असल में एंटिक ट्रेडिंग को लेकर उसे ज्यादा समझ नहीं थी। उसने इसके बारे में सुना जरूर था, लेकिन इस फील्ड में जाने का कभी नहीं सोचा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो पूरी तरह इलीगल तो नहीं थी, लेकिन इसे सही भी नहीं कहा जा सकता था। और बुआ को ऐसे कामों में पड़ने का कोई शौक नहीं था। वैसे भी उसकी अपनी डेली लाइफ ही काफी हेक्टिक थी। उसे नहीं पता था कि फिनिया इस बारे में क्या सोचती थी। भले ही उसने कहा था कि उसे इंडस्ट्री में आने का ऑफर मिला था, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी फिनिया इन लोगों को बुआ से बेहतर जानती थी। इसलिए बुआ ने यही सही समझा कि फिनिया को ही इस मैटर पर बात करने दे। वैसे भी ये डिस्कशन कहाँ जा रही थी, इसका उसे कुछ अंदाजा नहीं था, क्योंकि फिनिया का तो शुरू से कुछ बेचने का इरादा ही नहीं था। और फिर जिस चीज की बात हो रही थी, वो तो उनके प्रोफेसर की थी। सोचने वाली बात थी कि उस मिस्टीरियस स्कल ने आखिर उन्हें इस पॉइंट तक पहुंचा दिया था, जब सॉन्गवट ने कहा कि अगर फिनिया चाहती है तो वो उसके लिए स्कैरब बीटल का बायर ढूंढ सकता है। फिनिया ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ इस तरह की चीजों में कोई इंटरेस्ट लेगा। इंग्लैंड में बात कुछ और होती। सॉन्गवुड ने तुरंत जवाब दिया कि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि ये रेयर होती है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए तो कोई ना कोई खरीदने के लिए तैयार ही रहेगा। फिनिया ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी बगल में बैठे इंसान की ओर देखा, जो अब भी चुपचाप पूरी फोकस से खाना खा रही थी। आमतौर पर बायर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता। मैं तुम्हें सिर्फ वो प्राइस बता सकता हूँ जो वो ऑफर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर फिन को प्राइस सही लगे तो बस मुझे बता देना, फिर मैं मीटिंग अरेंज कर दूंगा। जहाँ फाइनल प्राइस तय होगा, पैसे ट्रांसफर होंगे और प्रोडक्ट की शिपिंग हो जाएगी। सॉन्गवुड ने पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाया। क्या बायर्स को पहले सामान चेक नहीं करना पड़ता? फिनिया ने समझदारी से पूछा। सॉन्गवुड ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि डील कंप्लीट करने से पहले इंस्पेक्शन होती है, और मुझे नहीं लगा था कि डॉक्टर फिन को इस बारे में इतनी जानकारी होगी। थोड़ी बहुत है। फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि बुआ उसे देख रही थी। कुछ पल के लिए वो चुप रही, फिर नजरें दूसरी ओर फेर ली। असल में ये बायर पर डिपेंड करता है, सॉन्गवट ने कहा। वो अब पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड लग रहा था, शायद ये सुनकर कि फिनिया को ब्लैक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। अगर डॉक्टर फिन बेचने के लिए तैयार हो तो मैं एक बायर अरेंज कर सकता हूँ। फिनिया ने बुआ की ओर देखा और कहा कि क्या मैं इस बारे में सोचकर बाद में तुम्हें आंसर दे सकती हूँ? कोई दिक्कत नहीं। जब भी बेचने का डिसाइड कर लो बस मुझे बता देना, सॉन्गवट ने कहा। सीन चेंज होता है। बुआ और फिनिया ममीफाइड स्कल के सामने खड़ी थी, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। पुलिस की जांच जारी थी, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे केस डेड एंड पर जा पहुंचा हो। चार्टर कंपनी बंद हो चुकी थी और ब्लैक बॉक्सेस से भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी। सिर्फ ये पुष्टि हुई थी कि क्रैश से पहले प्लेन में गन फाइट हुई थी। 15 यात्रियों में से 11 की पहचान हो चुकी थी, लेकिन इस रहस्यमयी स्कल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। पैसेंजर लिस्ट और डेस्टिनेशन इस ओर इशारा कर रहे थे कि ये मामला किसी ऑक्शन या इलीगल ट्रेड से जुड़ा हो सकता है। लेकिन असली सवाल वही था, किसने, क्यों और कैसे। फिनिया सोच में डूबी थी। सॉन्गवुड से हुई पिछली बातचीत अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना सही रहेगा, या फिर और मौतें होंगी? फिनिया के दिमाग में यही सब घूम रहा था। बुआ जो स्कल के मसल स्ट्रक्चर को शेप दे रही थी, बीच बीच में फिनिया को देख रही थी। वो जानती थी कि उसकी दोस्त स्ट्रेस में थी। इतने समय तक साथ काम करने के बाद ये पहचानना मुश्किल नहीं था। वे केवल कंसल्टेंट्स थे। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, लेकिन दोनों को एहसास था कि जितना ज्यादा वक्त बीतेगा, हालात उतने ही बिगड़ते जाएंगे। स्कल की जांच में पता चला कि जॉ बोन पर 4 सेंटीमीटर लंबा फ्रैक्चर था, जो किसी इम्पैक्ट या एक्सप्लोजन से छोटा लग रहा था। इसका मतलब था कि ये चोट मरने से पहले दी गई थी। प्लेन क्रैश को छोड़ दे तो ये किसी एक्सीडेंट का मामला नहीं लग रहा था, बल्कि ये मर्डर था।
ऑफिस में फैली खामोशी को टेलीफोन की रिंग ने तोड़ा। फिनिया, जो फोन के करीब थी, ने कॉल रिसीव किया। यस, इट्स डॉक्टर फिनिया स्पीकिंग। ये सुनते ही बुआ ने सिर उठाया और फिनिया की ओर देखने लगी। ऑलराइट, हम अभी आते हैं। फोन रखते ही फिनिया ने बताया कि प्रोफेसर उन्हें बुला रही है। कुछ ही मिनटों में दोनों बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के ऑफिस में थी। दोनों को साथ आते देख प्रोफेसर निसारा ने हल्की मुस्कान के साथ चिढ़ाते हुए कहा कि शायद उसे उन्हें ज्यादा बार बुलाना चाहिए ताकि इस नज़ारे की आदत हो जाए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। डायरेक्टर ने बताया कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर के पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो उनके काम आ सकती है, लेकिन ये अभी तय नहीं था कि वो कितनी मदद कर पाएंगे। फिर उन्होंने साफ किया कि वो प्रोफेसर कोई और नहीं, बल्कि प्रोफेसर रमेश है, जो अभी अभी लौटे हैं। बुआ को तुरंत याद आया कि डायरेक्टर ने पहले भी रिसर्च कंसल्टेशन के लिए उनसे मिलने को कहा था, लेकिन जब उसने कॉल किया तो पता चला कि वे फील्ड ट्रिप पर थे। डायरेक्टर ने कन्फर्म किया कि अब वे वापस आ गए हैं। प्रोफेसर ने आगे बुआ से पूछा, तुम को एडवाइजर की रोल कब लेने वाली हो? बुआ ने तुरंत जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर किसी और को मुझसे पहले जरूरत है तो वो ले सकता है। वैसे भी मेरे लिए सिर्फ पीएचडी ही काफी है। कुछ देर और बातचीत के बाद प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम्हें प्रोफेसर रमेश से बात करनी हो तो बता देना। दोनों ने एक साथ यस प्रोफेसर कहा, जिस पर उनकी सुपरवाइजर हल्का सा मुस्कुरा दी। लंच ब्रेक में कॉफी लेते हुए फिनिया ने पूछा, क्या तुम प्रोफेसर रमेश को जानती हो? बुसाया ने कॉफी सिप करते हुए हाँ में जवाब दिया। ब्रिलियंट इंसान है। मेसोपोटेमियन ईरा पर रिसर्च कर रहे हैं। फिनिया ने थॉटफुली सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए? इसमें कोई हार्म नहीं है, खासकर जब प्रोफेसर ने खुद रिकमेंड किया है। और वो सॉन्गवुड की तरह सस्पिशियस भी नहीं लगते, बुसाया ने कहा। अब तक समझ नहीं आया कि सॉन्गवुड बार बार मुझे कांटेक्ट क्यों कर रहा है, बुआ झुंझलाते हुए बोली। तुम लकी हो कि तुमने उससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी, फिनिया ने समझाया। ऑफ कोर्स, मैंने उसे इग्नोर किया, पर वो बार बार मैसेजेस भेजता रहता है। बहुत अनोइंग है, बुआ ने परेशान होकर कहा। फिर नजर घुमाई तो देखा फिनिया छेड़ने वाली मुस्कान लिए खड़ी थी। हंसी की कोशिश भी मत करना, तुम भी कम अनोइंग नहीं हो, बुसाया ने तुरंत टोका। तुम हमेशा इतनी ग्रम्पी क्यों रहती हो? फिनिया ने छेड़ा, जिस पर बुआ ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा फेस ही अनोइंग है। मैं प्रोफेसर रमेश को कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूंगी। वो मुझे जानते हैं, बुआ ने कहा। और फिनिया ने हंसी लेते हुए कॉफी की चुस्की ली। कुछ घंटों बाद डॉक्टर फिनिया हॉलवे में चलते हुए डॉक्टर रमेश के ऑफिस पहुंची, जो आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे और जिनकी सलाह प्रोफेसर निसारा ने दी थी। उसके साथ बुआ भी थी, जो अभी भी आधी नींद में लग रही थी। फिनिया ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से परमिशन मिलते ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुई। अंदर का माहौल एकदम वैज्ञानिक था। ब्लैक बोर्ड पर पिन्ड रिसर्च पेपर्स, एंशिएंट रेलिक्स की तस्वीरें और आर्कियोलॉजिकल साइट्स की कई इमेजेस। रमेश ने दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठने का इशारा किया। बुआ ने बातचीत की शुरुआत की और फिनिया ने आगे बढ़कर बताया कि उनका इंस्टीट्यूट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशंस पर एग्जीबिशन खोलना चाहता है। हालांकि उसने असली मकसद नहीं बताया, क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा था। रमेश ने पूछा कि वो किसी स्पेसिफिक ईरा में रुचि रखती है या नहीं। फिनिया ने एशियन सिविलाइजेशंस पर ध्यान देने की बात कही, लेकिन इजिप्ट को लेकर अपनी खास दिलचस्पी भी जताई। रमेश ने सहमति जताई कि इजिप्ट एक फैसिनेटिंग सिविलाइजेशन है और लोगों का ध्यान खींच सकती है। उन्होंने माना कि शुरुआत में उन्हें खुद इसमें दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक दोस्त के प्रभाव से वो इसमें आ गए और एंशिएंट ममीज पर रिसर्च करने लगे। जब फिनिया ने पूछा कि उनके देश में इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स को लेकर कितना इंटरेस्ट है, तो रमेश ने बताया कि ये एक सिलेक्टिव ग्रुप है। बहुत प्रसिद्ध नहीं, लेकिन कुछ लोग इसमें खास रुचि रखते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एम्यूलेट्स और स्टैच्यूज के कलेक्शन तक सीमित था, लेकिन समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ गई। और जब कोई चीज़ वैल्यूएबल होती है, तो नेचुरली ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं जो इसे महंगे दामों पर बेचने की कोशिश करते हैं।
फिनिया ने जब ब्लैक मार्केट के बारे में पूछा, तो डॉक्टर रमेश ने बताया कि रेयर आइटम्स की कीमतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफी छोटा है। रेप्लिका प्रोडक्शन के बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ जगहों पर हाई क्वालिटी काउंटरफेट गुड्स जरूर बनाए जाते हैं। बात ममिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स तक पहुंची, तो रमेश ने बताया कि हाल ही में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को एनिमल रिमेन्स पर एक्सपेरिमेंट्स की परमिशन मिली है। एथिकल अप्रूवल मिलना आसान नहीं होता, लेकिन ये एंशियंट सिविलाइजेशन की प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को समझने में मदद करेगा। फिन्या ने पूछा, अगर बाहर ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हमारे देश में भी कुछ सिमिलर रिसर्च संभव है? रमेश ने साफ किया कि यहाँ एथिक्स रिव्यू इसे पास नहीं करेगा। फिर उसने शेल्फ से एक ब्लू फोल्डर निकाला और बुआ को दिया। उसमें एनिमल ममिफिकेशन प्रोसेस की डिटेल्स थी। बुआ ने इमेजेस देखते ही ध्यान दिया कि मंकीज और गिबन्स की स्किन सूख कर हड्डियों से चिपक गई थी। उनका रंग गहरा हो चुका था। उसने फोल्डर फिनिया को दिया, जिसने उसे ध्यान से देखा। थोड़ी और बातचीत के बाद फिनिया और बुआ वहां से निकल गई, लेकिन उनके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या ये टेक्निक्स उनके अपने केस में भी किसी तरह इस्तेमाल की गई थी?